हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 8 का चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है अदृश्य जीव जगत हमारी आँखों की क्षमता से परे। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है अदृश्य जीव जगत। ठीक है, जिसमें अदृश्य पे हम फोकस करेंगे। तो अदृश्य का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से जो बहुत छोटा होता है साइज़ में, कोई भी चीज़ जो बहुत छोटी है, जो हमें डायरेक्ट अपनी आँखों से ऐसे दिखाई नहीं देती है, उसे हम बोलते हैं अदृश्य। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक ये इमेज देखते हैं। तो यहाँ पे जो ये हम इमेज देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि ये वाली जो ये बिंदु है ये हमें नज़र आ रही है। ठीक है, इससे नेक्स्ट ये भी हमें नज़र आ रही है। अब धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, हम जैसे जैसे सीधे हाथ की ओर जा रहे हैं वैसे वैसे इस बिंदु का साइज़ क्या होता जा रहा है, यहाँ पे छोटा होता जा रहा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ये वाला बिंदु हमें बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसका भी साइज़ और छोटा कर दूंगी तो धीरे धीरे वो हमें दिखना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में यहाँ पे 3 पॉइंट मैंने लिखे हैं। हमारी आंखें केवल एक निश्चित आकार से बड़ी वस्तुओं को देख सकती हैं। जो हमारी आइज़ हैं, जो हमारी आंखें हैं, वो एक वस्तु का साइज़, मतलब अगर हम बहुत छोटा करते जाएंगे उसे तो वो हमें दिखाई नहीं देगा। एक निश्चित आकार मतलब एक साइज़ है, उससे थोड़ा बड़ा होगा तो ही हमें वो वस्तु क्या है दिखाई देगी। अत्यंत छोटी वस्तु नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती। मतलब अगर वस्तु का साइज़ बहुत बहुत छोटा है तो वो हमें अपनी डायरेक्टली आंखों से दिखाई नहीं देती। हमें किसी ना किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत होती है। सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार ने सूक्ष्म जीवों की अदृश्य दुनिया को देखने में सहायता की। अब यहाँ पे बेटा ये वाला वर्ड ध्यान रखना है, सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी का सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा, और दर्शी मतलब उसको देखने में मदद करना। तो सूक्ष्मदर्शी एक यंत्र होता है जो हमें बहुत छोटे साइज़ की जो चीज़ें हमें डायरेक्टली अपने आँखों से नहीं दिखाई देती, उन्हें देखने में मदद करता है। ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। तुमने अपनी साइंस लैब में या कोई साइंस म्यूज़ियम वहाँ पे देखा होगा। हम माइक्रोस्कोप हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में हम बोलते हैं इसे सूक्ष्मदर्शी। यहाँ पे जब हम कोई चीज़ रखते हैं तो वो हम जब देखते हैं यहाँ से, तो वो हमें क्या होती है, साइज़ में बड़ी दिखाई देती है, जो कि हमें वैसे नॉर्मल अपनी आँखों से दिखाई नहीं दे रही थी। ठीक है, तो ये बहुत छोटे साइज़ की चीज़ों को देखने में मदद करता है। यहाँ पे बेटा अब नेक्स्ट आते 2 साइंटिस्ट की बात हम यहाँ पे करते हैं, रॉबर्ट हुक एंड ल्यूवेनहॉक। ठीक है, तो जो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो पेड़ की छाल होती है ना, ब्राउन ब्राउन कलर की जो छाल होती है, उसकी पतले से टुकड़े को, बिल्कुल पतली सी परत उसकी निकाल के उसे सूक्ष्मदर्शी में देखा था। जो ये पेड़ की छाल होती है, ठीक है, इसे उन्होंने क्या किया था, इसकी बिल्कुल पतली सी परत काट कर उसे सूक्ष्मदर्शी में देखा तो उन्हें कुछ ऐसा नज़र आया जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है। जो ये बेटा हर एक बॉक्स हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, ये वाला एक बॉक्स हो गया, ऐसे ये वाला एक और बॉक्स है। ये बॉक्स जैसे ये जो संरचना हमें नज़र आ रही है, इनको उन साइंटिस्ट ने, रॉबर्ट हुक ने क्या बोला, कोशिका। ठीक है, पहले हम ये ध्यान देंगे कि इन्होंने पहली बार कोशिका शब्द का उपयोग किया था। जो ल्यूवेनहॉक ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, उस जो सूक्ष्मदर्शी था उसका और लेंस और इम्प्रूव किया और अच्छा किया उन्हें, जिसकी वजह से और अच्छे से हमें जो ये सूक्ष्म जीव हैं इनको देखने में मदद मिली। ठीक है, इन्होंने जीवाणु और रक्त कोशिकाओं जैसे सूक्ष्म जीव को देखने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति थे। इन्हें सूक्ष्म जैविकी का जनक भी कहा जाता है। अब बात आती है कोशिका क्या है। ठीक है, तो कोशिका जीवन की मूल इकाई, यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है कि जो ये कोशिका होती है वो जीवन की मूल इकाई होती है। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमें पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं, कुछ जानवर नज़र आ रहे हैं, बटरफ्लाई यहाँ नज़र आ रही है, मानव नज़र आ रहे हैं। सबके सब किससे बने हुए हैं, कोशिका से। जो भी जीवित चीज़ है वो सब किससे बनी होती है, कोशिका से। इसलिए उसे हम जीवन की मूल इकाई बोलते हैं। जैसे एक दीवार की हम बोल सकते हैं मूल इकाई एक ईंट है, ऐसे ही सजीव पेड़ पौधे, पशु, जानवर, मानव जो भी हैं, उनकी जो मूल इकाई है वो क्या है, कोशिका। प्याज की झिल्ली, अगर हम प्याज को छीलते हैं तब 2 प्याज के टुकड़ों के बीच में हम देखेंगे कि एक पतली सी, कागज़ से भी बहुत पतली, एक ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी हमें वो नज़र आती है, झिल्ली जैसी नज़र आती है, उसे हम बोलते हैं प्याज की झिल्ली। जब हम उसे सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो कुछ हमें ऐसे नज़र आती है। इसके सबसे बाहर जो परत होती है वो कोशिका भित्ति होती है। अभी मैं इस चीज़ को भी थोड़ा सा जूम करके सिंपल डायग्राम दिखाऊंगी ताकि तुम्हें वो चीज़ समझ आए।
उसमें हमें कोशिका झिल्ली नज़र आती है। बीच में जो ये डार्क पिंक कलर के आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इसे हम बोलते हैं केंद्रक। और इस डॉट के बाहर जो लाइट पिंक है, इसे हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मेन ध्यान देने वाली बात है, प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं आयताकार होती हैं, रेक्टेंगल आयताकार, जो मैथ्स में तुम पढ़ते हो उस शेप की होती हैं, और एक के बाद एक ईंटों और दीवार में लगी ईंटों की तरह एक के बाद एक दूसरे से क्या होती हैं, सटी हुई होती हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, हम जब एक कोशिका को देखते हैं तो वो हमें कुछ इस तरीके से नज़र आती है। जो ब्लू कलर की भारी परत नज़र आ रही है, इसे हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। येलो कलर का ये पूरा जो भरा हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। और अंदर जो ये पर्पल कलर का आपको ये नज़र आ रहा है, इसे हम बोलते हैं केंद्रक। ठीक है, तो जो जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिका मतलब जो भी पशु होते हैं, इंसान है, मानव, इन सब की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें मेन ये 3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, पाई जाती है। सबसे बाहर वाली परत को हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। ये जो कोशिका झिल्ली के अंदर ये भरा हुआ है, इसे हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। और जो बीच में हमें ये मिल रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रक। नाम से ही पता चल रहा है, केंद्र का मतलब होता है बीच में। यही चीज़ जब हम पादप कोशिका की बात करेंगे, कोई भी एक पौधे की एक कोशिका होगी। अभी मैंने तुम्हें बताया जीव जंतु मानव पौधे सब किससे बने हुए हैं, कोशिका से। ठीक है, तो एक पादप पौधे की जब हम कोशिका देखेंगे तो इसमें एक और चीज़ हमें मिलती है, जो देखो तुम्हें नज़र आ रही है, सबसे बाहर ग्रीन वाली ये नज़र आ रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। फिर सेम जैसे जंतु कोशिका में था, ये अंदर वाली लेयर क्या है, कोशिका झिल्ली। तो यहाँ क्या ध्यान देना है, कोशिका झिल्ली के बाहर एक और परत है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। फिर अंदर जो ये भरा हुआ है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, कोशिका द्रव्य। और बीच में जो मिल रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, केंद्रक। ठीक है, तो मेन जो चीज़ ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है कि जो मानव कोशिका होती है उसमें सबसे भारी परत कोशिका झिल्ली होती है, जबकि पादप कोशिका में हम देखेंगे कि कोशिका झिल्ली के बाहर एक और एडिशनल, मतलब उसके साथ साथ एक और परत है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। यहाँ पे बेटा देखो, अब हम देखते हैं मानव कपोल की कोशिकाओं का अवलोकन। जब हम अपने मुंह के अंदर, ठीक है, अंदर वाली परत से, हमारे एक तो गाल बाहर की साइड से हो गए बेटा, और हमारे गाल के अंदर वाली तरफ से जब हम उसे किसी टूथपिक या उससे खुरचते हैं और उसको फिर हम सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं, तब हम क्या देखते हैं, हमें कुछ इस तरीके की कोशिकाएं नज़र आती हैं। तो सबसे बाहर वाली परत क्या हो गई, कोशिका झिल्ली, इसके अंदर कोशिका द्रव्य, और बीच में जो ये डार्क ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं, क्या है, केंद्रक, जो कि अभी हमने समझा। इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। तो कोशिका के मुख्य भाग अगर हम देखें तो वो हमें कौन कौन से देखने के लिए मिले। कोशिका सबसे बाहर वाली जो परत है वो क्या है, कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो इसमें देखो हमने ये लिखा है, कोशिका की सबसे भारी परत है कोशिका झिल्ली। ये क्या करेगी, एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। तो यहाँ पे हम बेटा देखो क्या करेंगे, अगर मैं इस कोशिका को नाम दे देती हूँ 1 और इसको 2, तो इनकी जो एक कोशिका झिल्ली है, सबसे भारी जो परत है, यही क्या कर रही है, इन्हें एक दूसरे से अलग कर रही है। फाइन, तो हमने देखा कोशिका की जो कोशिका झिल्ली होती है वो कोशिका की सबसे भारी परत है, ये एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। ये सरंध्र होती है, इसमें क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे से छेद होते हैं। सरंध्र का मतलब यहाँ पे क्या है, इसमें बहुत छोटे छोटे, रंध्र का मतलब होता है छेद होते हैं, जो कि कोशिका से कोई भी पदार्थ अंदर या बाहर किससे जाएगा, उन रंध्र से। ठीक है, तो उसमें हेल्प करते हैं। देखो यही चीज़ हम यहाँ पे समझ रहे थे, आवश्यक पदार्थों का प्रवेश, ठीक है, उनको अंदर आना, कोशिका के अंदर जिन चीज़ों का इस्तेमाल होना है उन चीज़ों का प्रवेश, अंदर आना, और जो पदार्थ कोशिका के अंदर खराब पदार्थ हैं उनका निकास, मतलब उन्हें बाहर भेजना, ये काम किसका है, कोशिका झिल्ली का। और ये किस वजह से हो पाता है, ये क्या होती है, सरंध्र होती है, तो इसीलिए पदार्थ अंदर बाहर आ जा पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं जो कोशिका का मुख्य भाग में सेकंड जो है वो क्या है, कोशिका द्रव्य। ये एक जेली जैसा पदार्थ होता है, जैसे एक जेली होती है वैसे एक ये लिक्विड जैसा पदार्थ होता है, तरल पदार्थ। इसमें क्या है, कोशिका द्रव्य में कोशिका के विभिन्न घटक एवं पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। जब हम 9th क्लास में इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड एक चैप्टर 9th क्लास में भी है, तब हम देखेंगे कि यहाँ अगर हम देखें कोशिका है, ये कोशिका भित्ति और झिल्ली, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली है, बीच में इसके क्या होगा, केंद्रक, और ये इसके साइड में जो ये होता है सारा क्या होता है, ये वाला सारा कोशिका द्रव्य। तो हम देखेंगे बड़ी क्लास में इसके ये जो पूरा ब्लू ब्लू ये भरा हुआ होगा इसमें कोशिका द्रव्य, इसमें और भी केंद्रक के अलावा और भी घटक
हमें देखने को मिलेंगे। थर्ड हम बात करते हैं केंद्रक के बारे में। केंद्रक जो होता है वो कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। कोशिका में कौन सी चीज़ कहाँ जानी है, कब बननी है, कब रुक जानी है, ये सब कौन नियंत्रण कर रहा है? केंद्रक। ठीक है, ये कोशिका की वृद्धि, मतलब कोशिका को कब वृद्धि करके बड़ा होना है या फिर उसके कब उसको जो खराब कोशिका है उसका आगे क्या होना है, ये सब कौन नियंत्रण कर रहा है? इसका केंद्रक। ठीक है, कोशिका भित्ति, अब हमने ये देखो पढ़ा था अभी पहले ही कि ये ओनली पादप कोशिकाओं में पाई जाएगी। जो पौधे की कोशिकाएं होती हैं उसमें कोशिका भित्ति पाई जाएगी। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका झिल्ली के बाहर स्थित होती है। हमने देखा था जो कोशिका भित्ति होती है वो कोशिका झिल्ली के बाहर एक और परत होती है पौधों में। ठीक है, अब ये किस में मदद करती है? ये पौधों को दृढ़ता, मजबूती एवं निश्चित आकार प्रदान करती है। हमने देखा इतने बड़े बड़े पौधे होते हैं जो खड़े होते हैं, तो ये मजबूती इनको कहाँ से मिलती है? कोशिका भित्ति इसमें मदद करती है। ठीक है, ये दृढ़ता और ये मजबूती जिस वजह से खड़े हो पा रहे हैं, ये किसकी वजह से? कोशिका भित्ति इनकी मदद करती है। अब हम देखेंगे कि जो कोशिकाएं होती हैं क्या वो सारी दिखने में, साइज़ में, सब में सेम होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हम देखेंगे जो कोशिकाएं होती हैं वो उनका आकार, मतलब उनकी शेप अलग अलग होती है। उनका आमाप, मतलब यहाँ पे मैंने लिखा भी है साइज़ जो होता है वो उनका अलग अलग होता है। कोई बड़ी होती है, कोई छोटी होती है, उनकी संरचना अलग होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने ये 3 कोशिकाओं के उदाहरण लिए हैं। 2 कोशिका के यहाँ पे तुम्हें ये पिक्चर भी नज़र आ रही है। ये तंत्रिका कोशिका है, ये पेशी कोशिका है। क्या ये दोनों कोशिकाएं देखने में सेम लग रही हैं? नहीं। तो हमें ये समझना है कि ऐसा क्यों नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो इस चीज़ के लिए हम ये देखेंगे कोशिका का आकार एवं उनकी संरचना जो होती है वो उनके विशिष्ट कार्य, मतलब वो शरीर के अंदर, एक बॉडी के अंदर उनका क्या विशिष्ट कार्य है, मतलब क्या उनका स्पेशल एक फंक्शन है, स्पेशल एक कार्य है जो वो कर रही हैं, उसी के हिसाब से उनकी क्या होती है शेप, साइज़ और जो उसकी संरचना है वो उसी के अनुसार होती है। ये चीज़ क्लियर हुई? कोशिका की शेप, साइज़ ये किस पे निर्भर करता है कि उसका जंतु की, पौधे या जंतु जो है उनकी बॉडी में उस कोशिका का क्या काम है। ठीक है, जो ये तंत्रिका कोशिका होती है इसका क्या काम होता है? ये शरीर में एक जगह से दूसरी जगह संदेश लेके जाती है। तो ये लंबी बनी होती है इसलिए, ताकि वो संदेश जल्दी पहुंच पाए। ठीक है, यहाँ से ये गया, फिर इसके बाद एक और तंत्रिका कोशिका होगी, उससे जाएगा। इस तरीके से एक के बाद एक तंत्रिका कोशिका, तो लंबी होंगी तो क्या होगा? संदेश जल्दी पहुँचेगा। हमें कोई चीज़ गर्म लगी है, हम तभी के तभी हाथ पीछे कर लेते हैं। वो संदेश क्या है? बहुत जल्दी हमारे दिमाग तक पहुँचना चाहिए। तो वो किस वजह से हो पाता है? तंत्रिका कोशिका। तो ये क्या है? इनका कार्य ऐसा है, इसीलिए क्या होती हैं? लंबी होती हैं। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोशिका का जो कार्य होता है उसी हिसाब से उसकी संरचना, उसकी शेप, उसका साइज होता है। ठीक है, हमें ये 3 कोशिका के बारे में बुक में डिस्कस किया गया है। पेशी कोशिका तर्कुरूपी होती है। तर्कुरूपी का मतलब क्या होता है बेटा? बीच में से ऐसे मोटा और इसके दोनों जो ये एंड होते हैं, ठीक है, दोनों सिरे होते हैं वो क्या होते हैं? पतले। तो इसे हम बोलते हैं तर्कुरूपी, जैसे एक बोट होती है उस शेप की। ठीक है, संकुचन और शिथिलन द्वारा गति उत्पन्न करती है। जो ये पेशी कोशिका होती है ये एक बार संकुचित होती है, सिकुड़ती है, एक बार वो फैलती है, शिथिलन होती है, जिस वजह से क्या होती है? ये गति हमारे शरीर में हम चल पाते हैं, हम हाथ आगे पीछे कर पा रहे हैं, ये सब इसी वजह से कर पा रहे हैं। ये गति इसी वजह से हो पा रही है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका अभी हमने पढ़ा, ये लंबी एवं शाखित होती है। ये लंबी है और इसमें ऐसे शाखाएं निकली हुई हैं, शरीर के विभिन्न भागों तक संदेश पहुंचाती है। कपोल कोशिका जो हमारी गाल के अंदर वाली साइड से जो कोशिकाएं होंगी वो क्या होंगी? पतली और चपटी होती हैं। मुख की आंतरिक सतह पर सुरक्षात्मक परत बनाती हैं। ठीक है, हमारे मुंह के अंदर एक सुरक्षा प्रदान करने वाली एक क्या बनाती हैं? परत बनाती हैं, इसीलिए वो क्या होती हैं? चपटी होती हैं। सजीवों के शरीर में संगठन के स्तर। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि सजीवों को जो शरीर होते हैं उसमें वो कोशिका से बने होते हैं, वो तो हमें पता है, लेकिन उसके भी संगठन के अलग अलग स्तर मिलेंगे। हम देखेंगे कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें एक कोशिका होती है बस। ठीक है, उनमें बस एक कोशिका होती है और वही पूरे जीव की तरह काम कर रही है, जिसे हम बोलते हैं एक कोशिक जीव। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है केवल एक कोशिका से बने होते हैं। नेक्स्ट, एक ही कोशिका सभी जीवन क्रियाएं करती है। भोजन को अंदर लेना, उसका पाचन करना, जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो खराब पदार्थ है उसे कोशिका से बाहर निकालना, ये सब काम कौन कर रही है? एक ही कोशिका। उदाहरण है अमीबा, जीवाणु, बैक्टीरिया जो होते हैं पैरामीशियम,
ये सब क्या हैं, एक कोशिक जीव हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये पूरी एक कोशिका है जो कि पूरे एक जीव की तरह काम कर रही है, ठीक है। अमीबा है, इसकी कोई शेप नहीं होती है, अनियमित आकार। यहाँ पे नेक्स्ट भी हम देख रहे हैं, ये देखो ये पूरी एक कोशिका है, इसे हम पैरामीशियम बोलते हैं। तो पैरामीशियम भी क्या है, एक कोशिक जीव, एक ही कोशिका से बना हुआ है। नेक्स्ट देखो, एक कोशिक जीव तो हमें ये चीज़ समझ आई, लेकिन अब क्या होता है बेटा, कोशिकाएं जो सेम सेम होती हैं, सेम काम करती हैं, वो मिलकर उत्तक बनाती हैं, और जो उत्तक सेम सेम काम करते हैं और सेम होते हैं, वो मिलकर क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। हमारे शरीर के अलग अलग अंग होते हैं, वो अलग अलग अंग मिलकर जो सेम काम करते हैं वो क्या बनाते हैं, अंग तंत्र। और ऐसे ही अलग अलग अंग तंत्र मिलके पूरा क्या बनता है, एक जीव बनता है। तो मेन यहाँ पे क्या समझना है कि एक जीव किस तरीके से बन रहा है। कोशिका, सेम कोशिकाएं मिलकर उत्तक, उत्तक मिलकर अंग बनाएंगे, अंग मिलकर अंग तंत्र, और अलग अलग अंग तंत्र सारे मिलकर काम करते हैं, तब वो क्या बनता है, एक जीव बनता है। ये बेटा इंग्लिश में लिखा है, लेकिन हम हिंदी में पूरा अच्छे से समझ लेते हैं कि ये कोशिका है जैसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये कोशिकाएं सेम सेम जो कोशिकाएं होंगी, यहाँ पे देखो ये दिख रही है हमें एक कोशिका, फिर ये नेक्स्ट कोशिका, तो ये 1 2 3 4 ये सारी कोशिकाएं मिलके क्या बनाया इन्होंने, ये उत्तक बन गया, ठीक है। अब उत्तक जो सेम सेम कार्य करते हैं वो मिलके क्या बनाएंगे, एक अंग, ठीक है। ये अमाशय है, 7th क्लास में पढ़ा है पाचन तंत्र में। ये क्या है, एक अमाशय, जहाँ भोजन पचता है, ठीक है। अमाशय एक अंग हो गया। ऐसे हमने देखा था पाचन तंत्र में अलग अलग अंग होते हैं। ये क्या है, ग्रसिका है, ये अमाशय है, ये बड़ी आंत है, छोटी आंत है। ये सब अंग किस में मदद करते हैं, खाने के पाचन में। तो अलग अलग अंग मिलके क्या बन गया, पूरा एक अंग तंत्र, जिसे हम बोलते हैं पाचन तंत्र। ऐसे ही हमारी बॉडी में अलग अलग तंत्र होते हैं, ठीक है। जैसे कि पूरा हड्डियों का बना हुआ है, ये एक तंत्र होता है। श्वसन तंत्र होता है, फेफड़े और ये सब मिलके, जो कि हमें सांस लेने में मदद करता है। पाचन तंत्र अभी हमने देखा। ऐसे अलग अलग ये तंत्र होते हैं जो कि सारे एक साथ मिलके काम करते हैं, और उससे पूरा क्या बनता है, एक जीव बनता है। तो जब बात आएगी बहुकोशिक जीव की, तब हम देखेंगे तो बहुकोशिक नाम से ही हमें पता चल रहा है बेटा, 2 या 2 से ज़्यादा कोशिकाएं होंगी। तो अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं ये, इनमें लेकिन जो जीवन है वो एक ही कोशिका से शुरू होता है। एक कोशिका 1 से 2 में टूटती है, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से क्या बन जाता है, एक बहुकोशिक जीव। उदाहरण है मनुष्य, पौधे, जंतु। जो हमारे आसपास ज़्यादातर जंतु या पौधे देखने के लिए मिलते हैं वो क्या होते हैं, बहुकोशिक। और मानव भी जो है, मनुष्य है, वो भी क्या है, बहुकोशिक जीव। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे शुरू हो रही है वो क्या है, सूक्ष्म जीव होते क्या हैं, ठीक है। कुछ जीव हम देखेंगे कि बहुत छोटे होते हैं साइज़ में, जो कि हमें डायरेक्टली अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें हम उन्हें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता से, ठीक है, उसकी मदद से हम देख सकते हैं। उन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब ये सूक्ष्म जीव मिलते कहाँ हैं, ये जल में, मृदा में, वायु में, हमारे शरीर के अंदर गर्म जल के झरनों में और बर्फीली जगह में, हर जगह क्या मिलते हैं, सूक्ष्म जीव मिलते हैं। ये अगर हम पिक्चर देखें तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, पानी में भी सूक्ष्म जीव मिलते हैं, मिट्टी में भी, हवा में भी। गर्म पानी के झरने, जहाँ प्राकृतिक रूप से ही क्या होता है, ज़मीन से गर्म पानी निकलता है, इतने गर्म पानी में भी क्या मिलते हैं, सूक्ष्म जीव। और इसके उल्टा इतनी बर्फीली, एकदम चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है, वहाँ पर भी सूक्ष्म जीव मिलते हैं, हमारे शरीर के बाहर, हमारे शरीर के अंदर। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं सूक्ष्म जीव हर तरफ, हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। ये सूक्ष्म जीवों को हम अलग अलग समूह में बांट देते हैं। पहला जो सूक्ष्म जीव का समूह है उसे हम बोलते हैं प्रोटोजोआ। ये एक कोशिकीय होते हैं, सामान्य गतिशील होते हैं, मतलब ये गति करते हैं। अमीबा और पैरामीशियम, इससे भी पहले हमने पढ़ा था इसके बारे में। तो ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह गति कर सकते हैं, ठीक है। अमीबा में अनियमित आकार, ये ध्यान रखना है, इसकी शेप कोई नियमित सेम नहीं रहती, अपनी शेप चेंज करते रहते हैं। शैवाल, आपने ये काई शब्द सुना होगा। कुछ शैवाल एक कोशिकीय होते हैं, हरित वर्णक क्लोरोफिल के कारण इनका रंग हरा दिखाई देता है। बेटा ये हरे हरे रंग की काई, नल के इधर जहाँ पानी इकट्ठा होया रहता है तालाब में, तो वहाँ पे तुमने ये हरे हरे रंग की काई देखी होगी, ठीक है। इस इमेज से मेरे सामने तुम्हें वो चीज़ याद भी आ जाएगी। तो ये जो काई होती है इसे शैवाल बोलते हैं, और इनमें
क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल हमें पता है प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ये क्लास 7th में हमने पढ़ा है कि जो पौधे होते हैं वो उनमें क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से वो अपना भोजन खुद से बना सकते हैं। सेम ऐसा क्या है, शैवाल, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। कवक की अगर हम बात करें तो ये देखा होगा, जब खाना बाहर रखा रह जाता है, कोई सेब है, ब्रेड है, कुछ भी चीज़ अगर बाहर रखी रह जाती है, धीरे धीरे वो सड़ने लगती है और उस पर ऐसे सफ़ेद सफ़ेद हरे हरे रंग की रुई जैसी हमें ये कुछ संरचनाएं दिखने को मिलती हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो चीज़ है उस पर भी ग्रीन ग्रीन, चाय पर भी ये देख रहे हो तुम रुई जैसे, ये तो ये हमें देखने को मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फफूंदी बोल देते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं साइंस में, कवक। इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों हो सकती हैं। और इसके 2 उदाहरण जो हमें याद रखने हैं वो क्या है, ब्रेड फफूंद, जो ब्रेड पे फफूंद लगती है वो वाली, ठीक है, वो बहुकोशिकीय कवक होती है। एक कवक का टाइप है खमीर, जो कि क्या होता है, एक कोशिकीय कवक। खमीर भी तुमने सुना होगा, उसके बारे में हम आगे इस वीडियो के 2nd पार्ट में हम पढ़ेंगे। जीवाणु, जब बेटा हम जीवाणु की बात करते हैं वो अलग अलग शेप में मिलते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये गोल इस तरीके से, गोल इस तरीके की शेप में भी होते हैं, छड़ा का जैसे एक छड़ी होती है, लंबी डंडी होती है, उस शेप के भी होते हैं। ये देखो एक एक कोमा बना, एक शब्द के बाद दूसरे शब्द के बीच में कोमा बनाते हैं, ऐसे ही कोमा शेप के भी होते हैं। ये सर्प जैसे एक सांप होता है, वैसे सर्पिला आकार में भी उस शेप के भी होते हैं। तो हमने देखा, देखो ये एक कोशिकीय होते हैं और ये अलग अलग आकृतियों में पाए जाते हैं। ये गोलाकार होते हैं, छड़ाकार होते हैं, कोमा आकार होते हैं, कोमा की शेप के होते हैं, सर्पिलाकार होते हैं। विषाणु की जब हम बात करते हैं, जिसे हम वायरस भी बोलते हैं, वायरस जो होते हैं वो देखने में कुछ इस तरीके के नज़र आते हैं। जब कोरोना वायरस आया था तब भी हमने इस चीज़ को, ये वाले डायग्राम्स टीवी पे बार बार दिखाए जा रहे थे, ठीक। तो जो ये विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं, बहुत छोटे होते हैं साइज़ के। दूसरा जो ध्यान रखना है, ये अकोशिकीय होते हैं, मतलब ये जब किसी शरीर के अंदर, किसी जीवित कोशिका के अंदर जाएंगे तभी ये क्या होंगे, एक जीवित कोशिका की तरह काम करेंगे। ये 1 से 2, 2 से 4 ऐसे गुणन, मतलब ऐसे इनमें क्या होने लगेगी, इनकी वृद्धि होने लगेगी, बढ़ने लगेंगे। कोई जीवित कोशिका के बाहर ये क्या होते हैं, गुणन या फिर वृद्धि नहीं कर सकते। ये पौधे, जंतुओं, मनुष्य में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। ये अलग अलग पौधों में, जंतुओं में, मनुष्य में, उनके अंदर जाके उनमें अलग अलग क्या कर सकते हैं, बीमारी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, सूक्ष्म जीव हमें कैसे प्रभावित करते हैं, ये डेली लाइफ में हमारे कहाँ काम आते हैं, कहाँ नुकसान पहुँचाते हैं, ये सब हम बात करेंगे 2nd पार्ट में, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।